आज ऑफिस में उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से वो जल्दी ही घर वापस लौट आई। लेकिन जब वो घर लौट कर आई तो उसने देखा कि दीदी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने उन्हें एक दो बार आवाज़ भी दी, लेकिन उसे उनका कोई भी जवाब नहीं मिला। इसीलिए वो पहले थोड़ा परेशान हुई, क्योंकि इस वक्त जो दीदी घर पर ही होती थी। उसने सोचा कि वो टेरेस पर जाकर देखती है, हो सकता है वह किसी काम से टेरेस पर बने कमरे में गई हो। जब वो टेरेस के कमरे के पास पहुंची तो उसे ऐसा लगा कि शायद दीदी उस कमरे में अकेली नहीं है। उसे हैरानी हुई कि आखिर इस वक्त कौन आ सकता है, क्योंकि जीजा जी तो 2 दिन पहले ही इटली गए हुए थे। इतनी जल्दी तो वह वापस नहीं आ सकते। वो अभी यह सोच ही रही थी कि तभी उसे जो दूसरी आवाज़ सुनाई दी वह कुछ जानी पहचानी सी लगी। इस वजह से उसने दरवाजे पर नॉक नहीं किया, बल्कि खिड़की से झांक कर देखा, और खिड़की से उसे अंदर का जो नज़ारा दिखा उसे देखकर तो उसके होश बुरी तरह से उड़ चुके थे। उसकी बहन तो उसके ही होने वाले पति के साथ उस वक्त वह दोनों जिस अवस्था में थे, उससे उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ही बहन उसका घर उजाड़ने पर तुली होगी, और उसका होने वाला पति भी उसकी पीठ के पीछे उसकी सगी बहन के साथ यह सब कर रहा होगा। उनकी हालत साफ तौर पर बयां कर रही थी कि वह किस तरह की भावना से भरे हुए थे। उसका नाम मंजू है। वो 22 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। उसकी बहन रूपा की शादी आज से 7 साल पहले उसके जीजाजी राहुल के साथ हुई थी। उन दोनों की अरेंज मैरिज थी। वो और उसकी बहन, वो दो ही अपने माँ बाप की संतानें थीं। उनके पापा ने हमेशा से यही चाहा कि उनकी बेटियों की शादी ऐसे घर में हो जहाँ पर रुपए पैसे की कभी कोई कमी ना रहे, और इसके साथ ही उन्हें हमेशा वह इज्जत सम्मान मिले जो उन्हें अपने खुद के घर में भी मिलता आया है। दीदी की शादी एक बहुत ही अमीर घराने में हुई थी। कुछ सालों के बाद ही दीदी मुंबई में जाकर शिफ्ट हो गई, और इधर एक दिन अचानक उसके पापा यह दुनिया छोड़कर चले गए। उसकी अभी कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी और वो मम्मी के साथ ही रह रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हुई, उसके बाद उसने जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया, और तकरीबन 2 महीने के बाद उसे एक बहुत ही अच्छी जॉब का ऑफ़र आया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वह जॉब उसे मुंबई में ही मिली थी। उसने माँ से कहा भी कि दीदी भी वहीं पर रह रही हैं, और अब जॉब की वजह से मुझे भी वहीं जाना पड़ेगा, तो फिर आप यहाँ अकेली रहकर क्या करेंगी? इसीलिए आप भी मेरे साथ ही चलें। लेकिन उसकी माँ पापा के बने हुए उस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। वह कहती थी कि तुम्हारे पापा की इस घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, वह तो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब मैं इस घर में रह रही हूँ तो मुझे हर पल यही महसूस होता है कि मैं अभी भी उनके बहुत ज़्यादा करीब हूँ। अगर मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी तो मैं तुम्हारे पापा की यादों से दूर हो जाऊंगी। उनकी ऐसी बातों से वो बहुत ज़्यादा असमंजस में थी। वो अपनी माँ की भावनाओं की कदर करती थी, लेकिन कभी कभी कुछ फैसले भावनाओं में आकर नहीं लिए जाते। उनके लिए हमें प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। अगर वो माँ को वहाँ अकेले छोड़ जाती तो वो हमेशा ही टेंशन में रहती कि न जाने माँ कैसी होंगी। दीदी ने भी माँ को कई बार समझाया कि जहाँ पर हम रहना शुरू कर देते हैं वहीं हमें अच्छा लगने लगता है, इसीलिए आप वहाँ पर अकेली ना रहें। लेकिन माँ थी कि वह अपने आगे मानने को तैयार ही नहीं थी। इसी बीच उन्हें पता चला कि उसकी मौसी के बेटे ने विदेश में ही किसी लड़की से शादी कर ली, और वह वहीं पर शिफ्ट हो गया। और उसने अपना फैसला भी मौसी को साफ साफ सुना दिया कि अब वह यहाँ वापस लौटकर कभी नहीं आएगा, जिसकी वजह से मौसी को बहुत ही गहरा सदमा लगा, क्योंकि वह भी उसकी माँ की तरह अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। मौसा जी भी कुछ साल पहले उन्हें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। इस बीच उसकी माँ ने उनके घर जाकर उन्हें अच्छे से समझाया और संभाला। उसकी माँ ने मौसी को हिम्मत दी और कहा कि हम सब हर वक्त दुनियादारी में उलझे रहते हैं और जिम्मेदारियों को निभाते रहते हैं, लेकिन कभी खुद पर ध्यान नहीं देते। लेकिन आज देखो, हम चाहें किसी के लिए कितना भी कर लें, जिसे हमें छोड़कर जाना है वह एक ना एक दिन चला ही जाएगा।
तो हम भी ऐसे इंसान के पीछे अपने बचे हुए जीवन को क्यों बर्बाद करें, जिसे हमारी बिल्कुल भी कदर नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें भी अपने लिए जीना चाहिए? पूरी जिंदगी हम दूसरों के लिए जीते आए तो उससे हमें भला क्या मिला? वो भी माँ की यह सारी बातें सुन रही थी और उसे उनकी बात बिल्कुल ठीक लगी। माँ की बातों से मौसी को थोड़ी हिम्मत मिली। वो आंसू पोंछते हुए कहने लगी, तो फिर बताओ दीदी, अब मुझे क्या करना चाहिए? उसकी माँ ने कहा, तुझे याद है शादी से पहले हम दोनों बहनें कितनी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहती थीं। चलो क्यों ना अब आज से फिर से हम वही जिंदगी जिए और एक दूसरे का सहारा बने। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो खुद भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो समझ गई थी कि माँ क्या चाहती हैं। लेकिन मौसी अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसकी माँ ने कहा, तुम अपना सारा सामान बांध लो और मेरे साथ मेरे घर में लेकर चलो। अब हम दोनों अपने वह सारे शौक पूरे करेंगे जो हम शादी और बच्चों की जिम्मेदारियों के चक्कर में कभी भी पूरे नहीं कर पाए। मौसी ने कहा, क्या सच में हम जो भी चाहते थे वह अब भी कर सकते हैं? उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। अब हम इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उठा सकते हैं, अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा कर सकते हैं ताकि वह भी अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें। तो क्या हम खुद की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते? इसके बाद मौसी अपना सारा सामान लेकर हमेशा के लिए माँ के साथ वापस घर लौट आईं। उन दोनों की खुशी देखकर वो भी बहुत खुश हो रही थी। सच में माँ को देखकर उसके अंदर भी एक जिंदा दिली आ गई। वो सोचने लगी कि माँ ने सही वक्त पर मौसी को सही रास्ता दिखाकर उनकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। अगर वह ऐसा ना करती तो शायद मौसी सदमे में ही अपनी बची हुई जिंदगी गुजार देती। इधर अब उसकी भी यह प्रॉब्लम पूरी तरह से दूर हो गई थी कि उसकी माँ उसके यहाँ से जाने के बाद बिल्कुल अकेली रह जाएंगी, क्योंकि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। माँ ने उससे कहा कि अब तुम दोनों बहनों को मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल रखने के लिए तो मेरी बहन आ चुकी है। यह कहते हुए मम्मी और मौसी दोनों ही ठहाका मारकर हंसने लगी। अगले दिन से उसने अपनी पैकिंग शुरू कर दी, लेकिन इधर वो देख रही थी कि माँ और मौसी भी अपनी पैकिंग कर रही थी। यह देखकर वो हैरान रह गई कि यह लोग कहाँ जा रहे हैं। तो माँ ने बताया कि उन लोगों ने अपनी सारी ख्वाहिशों की एक पूरी लिस्ट बनाकर तैयार की है, जिसमें सबसे पहले वह दोनों गोवा की ट्रिप पर जाएंगे और वहाँ पर खूब सारी मस्ती करेंगे। उनकी बात सुनकर वो बहुत खुश हो गई। उसने माँ से कहा, आप अपना और मौसी का ख्याल रखिएगा और पैसों की बिल्कुल भी फिक्र मत करिएगा। 2 दिन के बाद वो मुंबई आ चुकी थी। पहले तो उसने दीदी से यही कहा कि मैं फ्लैट लेकर वहीं शिफ्ट हो जाऊंगी, लेकिन दीदी और जीजा जी उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं थे। वह कहने लगे कि नहीं, जब हमारा इतना बड़ा बंगला यहाँ पर है तो तुम फ्लैट में कैसे रह सकती हो? तुमने यह बात सोची भी कैसे? लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उनकी प्राइवेसी में किसी भी तरह की कोई खलल पड़े, इसीलिए जीजा जी के सामने तो उसने ज़्यादा बहस नहीं की। लेकिन जब वो दीदी से अकेले में मिली तो उसने उन्हें यह बात समझाने की कोशिश की, लेकिन दीदी ने कहा कि तुम्हारे जीजा जी इतना ज़्यादा यहाँ रहते ही नहीं हैं जो मेरी किसी भी तरह की प्राइवेसी में खलल होगा, इसीलिए तुम बेझिझक आराम से मेरे घर पर ही रह सकती हो। उनके इतना कहने पर वो उनकी बात मान गई, क्योंकि एक बात यह भी थी कि मुंबई जैसे शहर में रहने की जगह ढूंढना यानी कि भूसे के ढेर में सुई को ढूंढने के बराबर था। उसने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर जो भी काम उसे दिया गया उसे उसने अच्छे से करना शुरू भी कर दिया। उसकी ज्वाइनिंग के तीसरे दिन ही वहाँ पर एक नए लड़के ने ज्वाइन किया। वो दोनों ही क्योंकि उस ऑफिस में नए थे, इसीलिए उनकी इंटर्नशिप साथ में ही रखी गई, जिसकी वजह से उसकी उससे बहुत ज़्यादा बातचीत होने लगी और धीरे धीरे उसकी और उस लड़के की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। वह लड़का स्वभाव का बहुत ही अच्छा था। उसका नाम विकास था। उसे अब यह लगने लगा था कि वो शायद विकास को पसंद करने लगी है, लेकिन यह समझ नहीं पा रही थी कि क्या उसे उससे यह बात कहनी भी चाहिए या नहीं, क्योंकि उनके मन में यह डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास उसे पसंद ना करता हो। लेकिन एक दिन अचानक ही विकास ने अपने बर्थडे के दिन उसे प्रपोज कर दिया। उसकी बात सुनकर वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी और उसने तुरंत ही उससे शादी के लिए हाँ कर दी। इधर विकास की फैमिली तो तैयार थी, लेकिन उसे अभी अपने घर में इस बारे में बात करनी थी। धीरे धीरे
इस सब में 6-7 महीने बीत चुके थे और इधर उसकी माँ उसके लिए अच्छे लड़के की तलाश करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने घर वालों को कैसे बताए कि वो किसी को पसंद करती है। उसने सोचा कि अगर वो माँ को डायरेक्ट यह बात बता देगी तो ना जाने वह क्या सोचे। इसलिए उसने यह बात अपनी बहन को बताने का फैसला किया और दीदी के जन्मदिन पर उसने विकास को इनवाइट किया और फिर उसने उन्हें अपने और विकास के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया और उनसे यह भी कहा कि अब हमारे इस प्यार के रिश्ते को शादी के रिश्ते में बदलने की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है। यह सुनकर दीदी बहुत खुश हो गई। हालांकि पहले उसे लग रहा था कि पता नहीं दीदी इस रिश्ते के लिए मानेंगी भी या नहीं, क्योंकि विकास की फैमिली एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी और वो लोग शुरू से ही काफ़ी पैसे वाले थे। इसीलिए उसे यह डर सता रहा था कि कहीं उसकी बहन इस रिश्ते के लिए इनकार ना कर दे। लेकिन दीदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसकी तारीफ की कि उसने अपने लिए एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी चुना है। अब वो पूरी तरह से निश्चिंत हो गई थी, क्योंकि अब आगे की बात करना दीदी की जिम्मेदारी थी और उसे अच्छे से पता था कि वह यह जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा लेगी और उसकी माँ को उसके और विकास के रिश्ते के लिए हर हाल में राजी कर लेगी। इधर धीरे धीरे ऑफिस में काम का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से उसकी और विकास की मुलाकातें कुछ कम होने लगी थी। लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती थी कि काम की वजह से उसके और विकास के रिश्ते में दूरियां हों। इस वजह से वो विकास को अक्सर ही समय निकाल कर कहीं ना कहीं घूमने जाने के लिए कहती रहती थी। दूसरी तरफ उसकी माँ भी उसके और विकास के रिश्ते के लिए तैयार हो गई थी और वह जल्द से जल्द उसकी और विकास की शादी करना चाहती थी। लेकिन जब उसने इस बारे में विकास से बात की तो विकास का कहना था कि वह अभी शादी नहीं करना चाहता है, उसे थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि वह अपने माता पिता के लिए पहले एक अच्छा घर लेना चाहता है ताकि वह उन्हें भी उस घर में रख सके। और मुझे भी शादी के बाद हजारों जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं जिनमें वह अभी पढ़ना नहीं चाहता। उसे विकास पर पूरा भरोसा था, इस वजह से उसने उसके इस फैसले में हामी भर दी और कहा कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे इस सपने में तुम्हारा साथ दूंगी ताकि तुम जल्द से जल्द घर खरीद सको। यह सुनकर विकास बहुत खुश हो गया था। धीरे धीरे समय इसी तरह से बीत रहा था, लेकिन अब वो नोटिस कर रही थी कि विकास ऑफिस से निकलने के बाद भी ना जाने कहाँ बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा था। जबकि इतना तो वो समझ रही थी कि उसे ऑफिस के बाहर इतना काम करना पड़ता है और कितना नहीं करना पड़ता है, लेकिन वह उसे किसी ना किसी तरह के काम का बहाना बनाता रहता था, जिस वजह से उसके मन में शक पैदा होने लगा कि कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं। ऑफिस में काम करते हुए भी उसका दिमाग हर वक्त टेंशन में रहता था, जिसकी वजह से उसका बीपी ऊपर नीचे होने लगा। और एक दिन जब उसके सर में बुरी तरह से दर्द होने लगा तो वो ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर वापस घर आ गई। उस दिन विकास भी ऑफिस नहीं आया हुआ था, लेकिन जब वो घर लौट कर आई तो उसने देखा कि दीदी उस वक्त कहीं भी दिख नहीं रही थी, जिस वजह से वो टेरेस वाले रूम पर गई। और जब वो वहां पहुंची तो अंदर का जो नज़ारा देखा, उसे देखकर तो उसके होश ही उड़ चुके थे। उसकी बहन उसके ही होने वाले पति के साथ इस तरह से थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और तुरंत ही रोते हुए नीचे उतर आई। अब तो उसका सर दर्द से और बुरी तरह से फटने लगा। वो तुरंत ही वहां से निकल गई और एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गई। अभी भी उसकी आंखों के सामने वही नज़ारा तैर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन ने उसके साथ ऐसा क्यों किया और विकास उस पर तो वो इतना विश्वास करती थी। अब उसे समझ आ रहा था कि इतने दिनों से विकास उसे क्यों टहला रहा है, क्यों वह उससे बहुत ज़्यादा मुलाकातें नहीं कर रहा है, क्यों वह हर वक्त अपने आप को तरह तरह के कामों में बिजी बताता रहता है, क्योंकि वह तो अपना क्वालिटी टाइम उसकी बहन के साथ बिता रहा था। जीजा जी भी ज़्यादातर विदेश की ट्रिप पर रहते हैं, जब भी वापस आते हैं तो मुश्किल से 1 हफ्ते ही रुकते हैं और उसके बाद फिर कई कई महीनों के लिए अपनी बिजनेस ट्रिप पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से दीदी को भरपूर मौका मिल जाता है। लेकिन वो अब फैसला कर चुकी थी।
उन दोनों की करतूत को वो उनके सामने लाकर ही रहेगी। इसीलिए वो तुरंत ही गुस्से से उठी और उन्हें आईना दिखाने की सोचने लगी। लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर उसने उनसे यह बात कही तो शायद ही है जो वह अपनी गलती को कबूल करें और फिर यह मामला बढ़ते बढ़ते उसकी माँ तक भी पहुँचेगा। और जहाँ तक है उसकी माँ दीदी पर ही भरोसा करेंगी क्योंकि वह बड़ी है और शुरू से उसकी माँ को दीदी से ही ज़्यादा लगाव है। इसीलिए उसने खुद के गुस्से को शांत किया और खुद को समझाया कि उसे सबसे पहले अपनी बहन और विकास के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे ताकि वो सबके सामने उनके चेहरे से यह पर्दा हटा सके। क्योंकि इस सब से न सिर्फ उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई थी बल्कि बेचारे जीजा जी उनके साथ भी धोखा हो रहा था। उसने अपना गुस्से का घूंट पी लिया और वापस घर लौट आई। लेकिन अब वो अपनी दीदी पर नज़र रखने लगी थी। इसीलिए उसने दीदी के कमरे में एक स्पाई कैमरा लगा दिया ताकि वो यह तो देख सके कि वह क्या कर रही हैं। अगले दिन जब वो ऑफिस में बैठी थी तो उसने उस स्पाई कैमरे में देखा कि दीदी कहीं पर जाने की तैयारी कर रही थी और जैसे ही दीदी तैयार हुई उसने किसी को उधर फ़ोन मिलाया। इधर घंटी भी तुरंत विकास के फ़ोन पर बजी। विकास उसके सामने की टेबल पर ही बैठा हुआ था। जैसे ही उसका फ़ोन बजा उसने सबसे पहले नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और ना जाने क्यों उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह थोड़ा सा सकपकाया और फिर वो अपना फ़ोन कॉल पर लेकर बाहर की तरफ चला गया। वो समझ गई थी कि दीदी ने विकास को ही फ़ोन मिलाया है। अब तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो इस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती थी जिससे दीदी और विकास को उस पर शक हो जाए कि वो उन दोनों की करतूत के बारे में जान चुकी है। थोड़ी ही देर के बाद उसने कैमरे में देखा कि दीदी कमरे से कहीं बाहर चली गई और इधर विकास ने भी किसी काम का बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी ली और वह उसे बिना कुछ कहे चुपचाप निकल गया। उसने भी यही तरीका अपनाया और वो भी ऑफिस से निकल गई। इसके बाद विकास का कुछ दूर पीछा करने के बाद उसने उसे एक होटल के अंदर जाते हुए देखा। वो अभी बाहर खड़े होकर होटल का नाम पढ़ ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी बहन की गाड़ी रुकी। यह तो वो बहुत अच्छे से अब जानती थी कि दीदी और विकास दोनों ही यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। वो तुरंत ही तेजी से होटल के अंदर गई तो वह दोनों उसे लिफ्ट से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखे। वो भी उनके पीछे ही गई और उसके बाद उसने उन्हें एक रूम के अंदर जाते हुए देखा। उसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा झुलझुलाहट हो रही थी। यह दोनों उसकी पीठ के पीछे इतना गंदा खेल कैसे खेल सकते हैं, इनमें बिल्कुल भी शर्म नहीं बची है। लेकिन वो सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहती थी पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यह सब कैसे देखे। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में तुरंत ही एक विचार आया और उसने दीदी के बगल वाला कमरा बुक कर लिया और वो उस कमरे में पहुंचकर बालकनी में गई तो देखा कि सभी कमरों की बालकनियां जुड़ी हुई थीं। यहाँ उसकी किस्मत अच्छी निकली और इसीलिए बस थोड़ी सी मशक्कत के बाद वो दीदी के कमरे की बालकनी के अंदर कूद गई। वो जानती थी कि आगे वो जो भी देखने वाली है उससे उसके ऊपर बिजली गिरेगी, लेकिन फिर भी आज वो सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना चाहती थी। उसने बालकनी की खिड़की से जब अंदर कमरे में झांक कर देखा, पहले तो कुछ देर उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया, लेकिन इसके बाद अंदर वाले कमरे से उसने दीदी को जिस तरह के कपड़ों में बाहर निकलते हुए देखा उससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी बहन ने उसके दिल के 1000 टुकड़े करते हुए एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। दीदी आकर सामने जो बेड पड़ा हुआ था उस पर बैठ गई। उसका मुंह दूसरी तरफ था। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि अंदर क्या चल रहा है। विकास अंदर वाले कमरे से दीदी से कुछ कह रहा था और इधर से दीदी भी उससे कोई बात कर रही थी, लेकिन क्योंकि शीशा बंद था जिस कारण उसे दिखाई तो दे रहा था लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अभी वो यह सब देख ही रही थी कि तभी अचानक से एक हाथ दीदी की तरफ बढ़ा और उसने कस के दीदी को अंदर की तरफ खींच लिया। यह देखकर उसकी आत्मा रो पड़ी। वो तुरंत ही वापस अपने कमरे की बालकनी में आ गई और तुरंत ही दंदनाती हुई कमरे से बाहर नीचे लॉबी में आ गई। वो बुरी तरह से फूट फूट कर रो रही थी कि तभी उसके ऑफिस के दोस्त काव्या का उसके पास फ़ोन आया। उसने उससे पूछा कि आज उसकी तबीयत को क्या हो गया। वो उसे बहाना करके बताने लगी कि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा था। अभी वो
उससे बात कर ही रही थी कि तभी काव्या ने कहा कि विकास, तुम्हें सर ने अभी अपने कैबिन में बुलाया है। उसकी यह बात सुनकर वो बुरी तरह से चौंक गई। उसने काव्या से कहा कि क्या विकास वहीं ऑफिस में है? तो काव्या ने कहा कि हाँ, वह तो यहीं पर है। दरअसल कोई ज़रूरी बात है जो बॉस को उससे करनी थी और उन्होंने मुझे विकास को बताने के लिए कहा था। बस मैं उसे वहीं कह रही थी। उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। लेकिन अब वो बुरी तरह से उलझ चुकी थी। अभी कुछ देर पहले तो उसने विकास को दीदी के साथ उस कमरे के अंदर जाते हुए देखा था। तो फिर विकास अब ऑफिस में अचानक कैसे पहुंच सकता है? यह सब क्या हो रहा था? उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका सर चकराने लगा और वो एक बार तुरंत फिर से भागती हुई अपने उसी रूम में पहुंची और तुरंत ही दीदी के कमरे की बालकनी में चली गई। लेकिन अभी भी उसे वहां कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि वो कुछ देर इंतज़ार करती है और थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद उसने जो कुछ देखा उससे तो उसके होश ही उड़ गए। दीदी अंदर वाले कमरे से बाहर निकली। उनके साथ विकास नहीं बल्कि न जाने कौन आदमी था जिसने उस वक्त तन पर कुछ भी नहीं डाला हुआ था। दीदी जल्दी जल्दी अपना सारा सामान समेट रही थी और उसके बाद वह बहुत जल्दबाजी में कमरे से बाहर निकल गई और वह आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, बिल्कुल इस तरह से जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल की हो। इधर वो भी अपने कमरे से बाहर निकली और दीदी का पीछा करने लगी। दीदी होटल से निकलकर सीधे अपने घर पहुंच चुकी थी। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। इसका मतलब दीदी न सिर्फ जीजा जी को धोखा दे रही हैं, वह विकास को भी धोखा दे रही हैं। आखिर उसकी बहन को यह क्या हो गया है? उनके माँ बाप ने उन्हें ऐसी परवरिश तो नहीं दी थी। क्या उसकी बहन को बड़े शहर की हवा लग गई है या फिर उसे एक साथ कई कई मर्दों के साथ? यह सोचते हुए उसे अंदर ही अंदर अपनी बहन से घिन आने लगी। अगले दिन उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली और वो घर पर ही थी। लेकिन इस बात से दीदी बहुत हैरान हो गई। वह कहने लगी कि तुमने छुट्टी क्यों ली? उसने कहा मेरी मर्जी है। मैं रोज़ रोज़ ऑफिस जाकर बहुत स्ट्रेस फील कर रही थी और आज मैं घर पर चिल आउट करना चाहती हूँ। क्यों? इससे आपको कोई दिक्कत है? दीदी ने तुरंत ही खुद को संभालते हुए और ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए कहा कि नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वह कहने लगी कि वो दरअसल मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, बस इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही थी। उसने उनसे कहा ठीक है, आप जाइए, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद दीदी घर से बाहर निकल गई और उनके जाने के 1 मिनट बाद ही वो भी तुरंत ही उनके पीछे गई। उनकी गाड़ी एक सुनसान जंगल की तरफ मुड़ गई। वो भी उस इलाके में पहुंच गई। पहले तो वो काफ़ी देर तक बाहर खड़े होकर इंतजार करती रही कि शायद दीदी अभी गाड़ी से बाहर आएंगी। लेकिन जब वह बहुत देर गाड़ी से बाहर नहीं निकली तो वो गाड़ी के पास पहुंच गई और उसने जब गाड़ी में देखा तो आज फिर से दीदी विकास के साथ ही गाड़ी में बैठी हुई थी। आज तो उसने सोच लिया था कि दीदी के चेहरे से वो यह नकाब हटाकर ही रहेगी। विकास को भी तो पता चले कि उसने उसके साथ धोखा करके कितनी बड़ी गलती की है। वो तुरंत ही उनकी गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो गई और जैसे ही दोनों की नज़र उस पर पड़ी उनके तो होश ही उड़ चुके थे। दीदी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह उससे क्या कहें। वो तुरंत ही दीदी की तरफ आगे बढ़ी। उसे गुस्सा तो इतनी तेज आ रहा था कि वो खींचकर उनके गाल पर एक तमाचा लगा दे, लेकिन क्योंकि वह उसकी बड़ी बहन थी इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन विकास को उसने एक जोर का धक्का दिया। उसने कहा कि तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। तुम मेरी पीठ के पीछे मेरी ही बहन के साथ लगे हुए थे और अब तक मुझे बेवकूफ़ बनाते रहे थे। इस पर दीदी कहने लगी मंजू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम हमें गलत समझ रही हो। उसने कहा कि मैं आपको गलत समझ रही हूँ या आप लोग मुझे इतने समय से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि क्या मुझे आपके इस चक्कर के बारे में नहीं पता? इसके बाद उसने अब तक उन दोनों को जब भी साथ देखा या जो भी चीज़ें देखी थी वह सारी की सारी उन्हें बता दी। उसकी पूरी बात सुनने के बाद दीदी फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली कि मैं जिस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ बस उसी वजह से मैं उस दिन विकास को गले से लगाए हुए थी। उसने कहा कि अपने यह घड़ियाली आंसू मेरे सामने बहाना बंद कर दीजिए क्योंकि अब मैं आपकी किसी भी बात में
नहीं आने वाली। विकास उससे कहने लगा, मंजू पहले अपनी बहन की पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद फैसला करना कि कौन सही है या कौन गलत। उसने कहा, तो मैंने अब तक अपनी आंखों से जो भी देखा, क्या वह झूठ था? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ जो आंखों देखी बात को गलत समझ बैठी? विकास कहने लगा कि हाँ, तुम सच में एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो जिसके दिमाग में शक का कीड़ा बैठ गया है, और उसकी वजह से ही तुमने वह देखा जो था ही नहीं। मंजू ने विकास से कहा कि मैं तुमसे आज बल्कि अभी अपना रिश्ता ख़त्म करती हूँ, और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। यह सुनते ही दीदी उसके आगे हाथ जोड़ने लगी। वह कहने लगी कि मेरी वजह से तुम दोनों अपना रिश्ता ख़त्म मत करो। उसने कहा कि आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि अब मैं तो आप दोनों के रास्ते से हट चुकी हूँ। अब तो आप दोनों खुलकर अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। इतना सुनते ही दीदी ने उसके गाल पर खींचकर तमाचा मारा। वह कहने लगी कि तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो। तुम नहीं समझ रही कि तुम्हारी बहन पर इस वक्त क्या बीत रही है, और जिस लड़के पर तुम इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रही हो, वह लड़का तुम्हारी बहन की कितनी मदद कर रहा है। उसने कहा, हाँ, वह कैसी मदद कर रहा है यह तो मैं अपनी आंखों से ही देख चुकी हूँ। इसके बाद दीदी ने कहा कि ठीक है, अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें सारी बातें सच सच बताऊं। इसके बाद दीदी ने उसे अपने लैपटॉप में एक वीडियो दिखाया। वीडियो देख करके तो उसके होश ही उड़ चुके थे, क्योंकि वह उसकी बहन का बहुत ही गलत तरह का वीडियो था, और उसमें उनके साथ जो आदमी दिख रहा था उसे तो उसने कभी भी नहीं देखा था। उसने दीदी से कहा, आखिर आपको हो क्या गया है? आप एक साथ इतने सारे आदमियों के साथ थीं। मुझे आपसे घिन आती है। अगर माँ को इसके बारे में पता चल गया कि उनकी बेटी ऐसी निकली तो वह तो जीते जी ही मर जाएंगी। यह सुनते ही दीदी और भी ज़्यादा रोने लगी। वह कहने लगी कि तुमने भी अपनी बहन को ऐसा ही समझ लिया। उसने कहा कि जो सच तुम्हें अपनी आंखों के सामने दिख रहा है वही तुम मेरे बारे में सोच रही हो। तभी विकास ने उसे पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसने कहा कि मंजू, कम से कम एक बार तो हमारी बात सुन लो। उसने अपने गुस्से को जैसे तैसे शांत किया। उसने कहा कि ठीक है, बताओ आखिर तुम लोग मुझे क्या बताना चाहते हो। उसके बाद दीदी ने उससे कहा कि तुम्हारे जीजा जी से शादी के बाद मैं जिस तरह की ज़िंदगी जीना चाहती थी वह मुझे कभी भी जीने को नहीं मिली। तुम्हारे जीजा जी अपने बिजनेस को लेकर इतना ज़्यादा बिजी रहते थे कि उनके पास मेरे लिए समय ही नहीं था। कई कई महीनों तक वह मुझे अकेला छोड़कर विदेश में घूमते रहते थे, और इधर मैं अकेले ही उनके लिए तरसती रहती थी। इसी बीच ना जाने कब मेरे और उनके बीच दूरियां बढ़ती चली गईं, क्योंकि वह जब भी लौट कर आते तब भी सिर्फ और सिर्फ अपने काम में ही लगे रहते। मेरे लिए तो उनके पास वक्त ही नहीं होता था, और जब भी मैं उनसे इस बात की शिकायत करती तो बस मुझे यही कहते कि तुम्हें आखिर कमी किस चीज़ की है। इतना सारा रुपया पैसा है, आराम से पार्टी करो, घूमो फिरो, शॉपिंग करो, और तुम्हें क्या चाहिए? क्या एक इंसान की सिर्फ यही ज़रूरतें होती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं? धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में जाने लगी, जिसकी वजह से मैंने फैसला किया कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। इसीलिए खुद को बिजी रखने के लिए मैंने पार्टी में जाना शुरू कर दिया और जिम भी ज्वाइन कर लिया। जिम जाने के दौरान मेरी मुलाकात राजीव से हुई, और धीरे धीरे हमारी काफ़ी बातचीत होने लगी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं उसके प्यार में पड़ गई, और फिर एक दिन हमने अपनी हदें पार कर दी। मैंने राजीव से कहा कि अब जबकि हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता भी बन चुका है तो हमें ऑफिशियल तौर पर पति पत्नी बन भी जाना चाहिए। लेकिन मेरी इस बात पर राजीव ने पहले तो कुछ खास जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि वह अभी फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं है। मैंने उससे कहा कि उसकी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी इस सब में बहुत मदद कर दूंगी। इसीलिए मैं उसके बिजनेस को सेटअप करने के लिए उसे पैसे देने लगी। लेकिन एक दिन मैंने उसे एक दूसरी लड़की के साथ पकड़ लिया, और जब मैंने इस बात का जवाब उससे मांगा तो उसने कहा कि वह सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि मैं एक पैसे वाली लड़की हूँ। यह सुनकर तो मुझे बहुत गहरा धक्का लगा। उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं आज के बाद राजीव से कभी भी नहीं मिलूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था
कि यह तो तूफान से आने के पहले का आगाज था। इसके बाद अगले दिन मेरे एड्रेस पर किसी ने एक चिप पोस्ट की और जब मैंने चिप को अपने फ़ोन में डालकर देखा तो मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि उसमें मेरा और राजीव का वीडियो था। उसे देखकर मेरी तो दुनिया ही हिल गई। अगले दिन ही जाकर मैंने उस चिप के बारे में राजीव को बताया, जिससे राजीव भी बुरी तरह से घबरा गया। उसके बाद मेरे पास धमकी भरे कॉल्स आने लगे कि अगर मैंने सामने वाले शख्स की मुंह मांगी रकम नहीं दी तो वह इस चिप को मेरे हस्बैंड के पास भेज देगा, जिसे सुनकर मैं बुरी तरह से डर गई। मैंने राजीव से कहा कि यह सब तुम्हारी चाल है। मैं जानती हूँ कि तुमने पैसों की खातिर मेरे साथ यह सब कुछ किया, लेकिन राजीव अपनी इस बात से पूरी तरह से मुकर गया। वह कहने लगा कि मैं मानता हूँ कि मैं अमीर लड़कियों को अपने प्यार में फंसाता हूँ ताकि उनसे पैसे ऐंठ सकूँ, लेकिन यह सब कुछ मैंने नहीं किया। पर मुझे अब उस पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। 2-3 दिन के बाद ही मुझे पता चला कि राजीव तो इस शहर को छोड़कर ही जा चुका था और अब मैं इस जाल में फंस गई थी। इसके बाद उस कॉल करने वाले शख्स ने मुझसे कई बार बहुत बड़ी बड़ी रकम की डिमांड की, जो मैं उसकी पूरी करती चली गई। लेकिन फिर एक दिन उसने अपनी जो मांग मेरे सामने रखी, उससे तो मेरे पैरों तले की ज़मीन ही निकल गई। उसने मुझसे कहा कि अब तक मैं जो राजीव के साथ करती आई वही मुझे उसके साथ करना होगा। मैंने उसके आगे बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन वह मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ और फिर मजबूरन मुझे उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ी। और इसी सब के बीच एक दिन जब मैं उस आदमी को पैसे देने के लिए एक होटल में गई थी तो वहाँ मुझे विकास ने देख लिया। और जब विकास ने मुझसे इस सब के बारे में पूछा तो मैं ना चाहते हुए भी विकास के सामने फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि यह दर्द ना जाने कितने महीने से मेरे सीने में दफन था। और फिर मुझे विकास को सब कुछ बताना पड़ा। विकास ने कहा कि वह इस सब में मेरी मदद करेगा ताकि वह मेरा उस ब्लैकमेलर से पीछा छुड़ा सके, और इसीलिए मुझे विकास से छुप कर मिलना पड़ रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब विकास के अलावा और किसी को इस बात का पता चले। दीदी ने कहा कि उस दिन तुमने मुझे होटल में जिस आदमी के साथ देखा था, दरअसल असल में वो वही ब्लैकमेलर ही है। विकास ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए ताकि वह मुझे उससे बचा सके, लेकिन वह आदमी इतना ज़्यादा चालाक है कि उससे ओरिजिनल चिप को निकलवा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और मैं इधर मजबूर हूँ कि उसकी मुझे हर तरह की मांगों को पूरा करना पड़ रहा है और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ज़िंदा रही तो या तो उसके इशारों पर नाचती रहूँगी और नहीं तो वह मेरा तुम्हारे जीजा जी से रिश्ता ख़त्म करवा देगा। इतना कहकर दीदी बुरी तरह से रोने लगी। दीदी की पूरी सच्चाई सुनकर उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। उसने उन्हें गले से लगाया और उनसे और विकास से माफ़ी मांगी कि उसने उन दोनों को लेकर इतना ज़्यादा गलत सोचा। उसने उनसे कहा कि आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाती। तो दीदी कहने लगी कि अगर मैंने ऐसा किया फिर तो ना चाहते हुए भी सब कुछ तुम्हारे जीजा जी को पता चल जाएगा और चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस सब के बारे में तुम्हारे जीजा जी के कान में भनक भी नहीं पड़ने देना चाहती, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। दीदी उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि मंजू कुछ भी करो लेकिन मेरी गृहस्थी को बचा लो। मेरी एक छोटी सी गलती ने मेरे पूरे घर पर मुसीबत लाकर खड़ी कर दी। उसने उनसे कहा कि आप पहले घर चलिए, हमें इस बारे में इत्मीनान से सोचना होगा। वह आदमी हद से ज़्यादा चालाक है और इसीलिए उसके साथ भी हमें चालाकी से ही काम लेना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने एक योजना बनाई जिसके तहत सबसे पहले उसने एक डिटेक्टिव को हायर किया, जिसको उसने उस ब्लैकमेलर के पीछे लगा दिया ताकि वह उसके बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी उन्हें बता सके। और एक हफ्ते के बाद जो भी जानकारी उन्हें हासिल हुई उससे यह पता चला कि वह आदमी और लोगों के निजी पलों को कैद करके उन्हें इसी तरह से फंसाने की कोशिश करता है, जिसके लिए वह कई बार खुद भी एक से एक अमीर लड़कियों को फंसाता है और उन पर नज़र रखता है कि वह कहाँ किसके साथ जा रही हैं। और अगर कोई लड़की उसके खुद के झांसे में आ जाती है तब तो उसके लिए
यह काम और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके लिए यह बात बहुत बड़ी थी और बहुत बड़ा मौका भी। उसने दीदी से कहा कि अब आप देखते जाइए मैं उससे किस तरह से आपकी चिप को हासिल करती हूँ। अगले दिन ही वो शाम को जीजा जी की सबसे महंगी घड़ी को लेकर और बहुत खूबसूरत कपड़े पहनकर उस क्लब में पहुँच गई जहाँ पर ब्लैकमेलर अक्सर ही जाया करता था। जैसे ही उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ी वह तुरंत ही उसके पास आकर बैठ गया, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसने वहाँ के वेटर को पहले ही पैसे दे दिए थे ताकि वह उसके बारे में उसके सामने लंबी लंबी फेंक सके और वेटर ने उसके कहे के मुताबिक ठीक वैसा ही किया। उसने उसके वहाँ से उठते ही ब्लैकमेलर के सामने उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए कि वो एक करोड़पति परिवार की एक लौती लड़की है और जो अभी विदेश से लौटी है। यह सुनते ही उस आदमी की आंखों में चमक आने लगी क्योंकि उसे अपना शिकार सामने से नजर आने लगा और जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। वह उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगा। उसे बस इसी मौके का इंतजार था और शुरू में तो उसने थोड़े बहुत नखरे दिखाए, लेकिन फिर धीरे से उसने भी उससे दोस्ती कर ली। इसके बाद वह उसे अपने होटल के रूम में लेकर गया क्योंकि वह अपने शिकार के साथ सबसे पहले यही काम करता था ताकि उसे पूरी तरह से शीशे में उतार कर इस्तेमाल कर सके। लेकिन इस बार उसे नहीं पता था कि उसका शिकार खुद होने वाला है। जब उसने मंजू से अपनी इच्छा जाहिर की और वह बोला कि उसे उससे पहली नज़र में प्यार हो गया है और वह उससे शादी करना चाहता है, तो वो भी ऐसे दिखाने लगी कि जैसे वो भी उसकी दीवानी हो गई है। और इसके बाद उसने उससे कहा कि उसे यह होटल उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बहुत छोटा लग रहा है, इसीलिए क्यों ना हम अपना क्वालिटी टाइम उसके बंगले में बिताएं। यह सुनकर तो वह और भी ज़्यादा खुश हो गया और तुरंत ही उसके साथ उसके बंगले पर आ गया। उसने कहा कि मेरे मॉम और डैड अक्सर बिजनेस ट्रिप के कारण विदेश में ही रहे हैं और मैं यहाँ पर फ़िलहाल अकेली हूँ। इसके बाद वो उसे जिस काम के लिए उस किराए के बंगले में लेकर आई थी उस तरफ उसने अपना पहला कदम बढ़ाया। उसने उसे ड्रिंक ऑफर की जिसमें उसने पहले ही नशीली दवा मिला दी थी। उस ड्रिंक को पीते ही वह अपने होश खो बैठा और जब उसे होश आया तो उसकी हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि वह पूरी तरह से रस्सियों में बंधा हुआ था। सबसे पहले तो उसने और विकास ने उसे जमकर पीटा। उसके बाद उन्होंने उससे दीदी की उस ओरिजिनल चिप के बारे में सारी जानकारी निकलवा ली और जैसे ही उनके हाथ में वह चिप आई उन्होंने उसे तोड़कर फेंक दिया और तुरंत ही पुलिस को भी उन्होंने सारी जानकारी दे दी, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब उससे और भी पूछताछ की तो पता चला कि वह अब तक दीदी के साथ ना जाने कितनी ही लड़कियों के साथ यह खेल खेलते आया और उसके पास सैकड़ों की मात्रा में इस तरह की चिप निकली जिनमें कई लड़कियों की जिंदगी कैद थी। इसके बाद सारे सबूत जब उसके खिलाफ मिल चुके थे तो उसको सजा दे दी गई। दीदी ने मंजू को गले लगाकर थैंक यू बोला कि उसने उनकी गृहस्थी को उजड़ने से बचा लिया। उसने भी दीदी को समझाया कि भले ही जीजा जी अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उनकी पीठ के पीछे इस तरह का काम करें। इससे बेहतर तो यही होगा कि वह जिस भी बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं आपको भी उनके साथ ही जाना चाहिए, तो इससे आपको उनका साथ भी मिल जाएगा और वह अपना काम भी कर पाएंगे। उसकी यह राय दीदी को अच्छी लगी और फिर इस सब के कुछ महीनों बाद ही मंजू और विकास की शादी भी हो गई। मंजू और विकास ने मिलकर विकास के पेरेंट्स के लिए एक अच्छा सा घर खरीद लिया और आज वो विकास के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल तरीके से जी रही है। दोस्तों, धोखा देना किसी भी मसले का हल नहीं है और धोखा कभी भी जायज़ नहीं होता, वजह चाहे जो भी हो। अगर आपको अपने साथी से किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आपको उस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए, ना कि आप इस तरह के रास्ते अपनाएं कि आप ना सिर्फ अपने साथी को धोखा दें बल्कि अपनी खुद की भी ज़िंदगी बर्बाद कर लें, क्योंकि आज की दुनिया में भरोसेमंद इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल की बात है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।